अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा टॉपिक बेसिकली है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। खास तौर पे मैं मेडिकल फिजिक्स के स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर रहा हूं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा कि भाई कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटेंस किस तरह फाइंड आउट होती है। कैपेसिटर के अंदर जब हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है कैपेसिटेंस पे, सही है। और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम क्या कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। और ये सारे कह लेंगे प्रीवियस दो लेक्चर जो हमने कह लें कि स्टडी किए थे वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट थे। नाउ आज जो है ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो है ये थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और ये कंक्लूड कर देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक को। और ये टॉपिक जो है इसका नाम क्या है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। यानी हमने सिर्फ गो थ्रू करना है कि कैपेसिटर्स कितनी टाइप्स के होते हैं। सो पहली टाइप देखें कैपेसिटर की, तो सबसे पहली टाइप जो है कैपेसिटर की वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स जो हैं ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें लार्ज कैपेसिटर वैल्यू चाहिए होती है, यानी जब हमें लार्जर अमाउंट में चार्ज को स्टोर करवाना होता है या हमें बहुत लार्ज या बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, रिक्वायर्ड होती है, तो उस वक्त फिर हम जो कैपेसिटर्स यूज करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स जो हैं इनमें एक थिन मेटल फिल्म लेयर होती है जो कि कह लें कि एक इलेक्ट्रोड के तौर पे एक्ट करती है। और इसी तरह एक सेमी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है जो कि एक दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ है, दूसरे इलेक्ट्रोड की तरह क्या कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है। और ये जो सेमी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है ये एक तरह का जेली और पेस्ट टाइप मटेरियल होता है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं। पहला तो एक थिन मेटल फिल्म लेयर है जो कि एनोड के तौर पे एक्ट करती है, और आपके पास जो है सेकेंड इलेक्ट्रोड जो है वो एक सेमी जो है लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन या एक जेली टाइप लिक्विड होता है जो कि कैथोड के तौर पे एक्ट करता है। और होता क्या है कि आपके पास जो डाई इलेक्ट्रिक प्लेट होती है, यानी इन देखें इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को लाजमी तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना होगा ताकि हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या रहे, इंक्रीज रहे। सो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में वो एक डाई इलेक्ट्रिक प्लेट की फॉर्म में होता है। और वो जो डाई इलेक्ट्रिक प्लेट होती है ना वो ऑक्साइड्स की थिन लेयर होती है, जिसे हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकली, यानी कि कह लें कि केमिकल रिएक्शंस के जरिए क्या करते हैं, उस डाई इलेक्ट्रिक प्लेट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और उस डाई इलेक्ट्रिक प्लेट जो है वो डाई इलेक्ट्रिक प्लेट बहुत ही थिन लेयर होती है, और थिन लेयर होती है ऑक्साइड्स की। और बेसिकली इस फिल्म की जो थिकनेस है या ये जो डाई इलेक्ट्रिक प्लेट की थिकनेस है ये क्या होती है, ये 10 माइक्रोन से भी कम होती है। 10 माइक्रोन्स का मतलब है 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 मीटर से भी कम इसकी थिकनेस होती है। और ये जो इंसुलेटिंग लेयर है ये बहुत ये इंसुलेटिंग लेयर या ये जो डाई इलेक्ट्रिक प्लेट होती है ये बहुत ही थिन होती है। और कह लें कि ये जो है ना बेसिकली इसी थिन लेयर की वजह से क्या होता है कि अगर आप बेसिकली कैपेसिटेंस की वैल्यू को लार्ज करना चाहते हैं फॉर अ फिजिकल साइज, तो विच इज इन स्मॉल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज वेरी स्मॉल, तो आप क्या करते हैं, आप बेसिकली दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में थिन इंसुलेटिंग लेयर रखते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो इस वजह से होता क्या है कि आपकी जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है या कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो है ना शो हो रही हैं आपके पास बेसिकली डायग्राम्स या पिक्चर्स शो हो रही हैं कि इस तरह का जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है जनरली दिखने में। और इसकी वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होती है कैपेसिटेंस की, यानी जब हमें लार्ज कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड होती है तो फिर हम क्या करते हैं अपने सर्किट्स में ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स यूज करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये रही डायग्राम बनी हुई इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में कि आपके पास जो है बेसिकली जो है इसमें आपके पास दो तरह के एनोड हैं। एक जो है एल्युमिनियम फॉइल या कवर्ड विद एल्युमिनियम ऑक्साइड। मैंने कहा था ना कि आपके पास जो है एक जो है आपके पास इलेक्ट्रोड जो होता है वो ऑक्साइड होता है, बेसिकली थिन ऑक्साइड की जो है कह लें कि लेयर होती है। तो वो आपके पास एनोड है। और इसी तरह इसमें इन्होंने एल्युमिनियम फॉइल कैथोड के तौर पे यूज की है, लेकिन कैथोड में मैंने अभी जो आपको पढ़ाया प्रीवियस स्लाइड में, कैथोड जो है वो एक तरह का सेमी लिक्विड होता है। और ये पूरा का पूरा कह लें कि ये जो कह लें कि स्ट्रक्चर है ये एक एल्युमिनियम केन के अंदर क्या होता है, या एक इंसुलेटिंग एल्युमिनियम केन के अंदर बंद होता है जो कि येलो कलर से शो हो रहा है। और बाहर से एक इंसुलेटिंग जो है वो स्लीव, ये एक इंसुलेटिंग स्लीव लगी होती है ताकि चार्ज जो है वो बाहर ना आ जाए। अच्छा, और ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, ये बेसिकली जो है ये वो टाइप है कैपेसिटर की जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक
जो है वो पोलराइज होते हैं, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो पोलराइज होता है, यानी उसके अंदर मौजूद हर पार्टिकल जो है वो चार्ज होता है। और कह लें कि विच इज डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द कैपेसिटर टर्मिनल एंड दे मस्ट बी करेक्ट पोलैरिटी। यानी कि अगर आपने कह लो कि डीसी वोल्टेज में कैपेसिटर को करेक्टली आपने कह लें कि प्लेस किया, तो आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है कैपेसिटर के अंदर वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव पर और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव पर जो है एज एन इनकरेक्ट पोलराइजेशन, अगर आपने कह लें कि सही से कनेक्ट नहीं किया, तो होगा क्या कि आपकी इनकरेक्ट पोलराइजेशन होगी, यानी पोलराइजेशन सही से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपके कैपेसिटर के अंदर जो ऑक्साइड लेयर है, इंसुलेटिंग ऑक्साइड लेयर है, वो परमानेंटली क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स को जनरली डीसी पावर सप्लाई सर्किट्स में यूज करते हैं, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स का डिसएडवांटेज ये है कि इनका वोल्टेज जो है, वोल्टेज रेटिंग बहुत लो होती है, यानी बहुत लो, बहुत कम वोल्टेज होती है, इनका बहुत कम वोल्टेज रेटिंग होती है इनकी, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की। देखें, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक का था, मैंने उसमें बताया था डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग द वोल्टेज। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, जब इनकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा होती है तो इनका वोल्टेज रेटिंग इनकी क्या होती है, बहुत ही लो होती है। सो अगर हम मीका कैपेसिटर की बात करें, सो मीका कैपेसिटर जो है ना, ये बेसिकली नेचुरल मिनरल्स से मिलकर बनता है, और इसमें भी डाई इलेक्ट्रिक यूज होता है। मीका कैपेसिटर जो है, इसकी दो टाइप्स होती है, एक होता है क्लैम्प्ड कैपेसिटर और एक होता है सिल्वर मीका कैपेसिटर। जहां तक क्लैम्प्ड मीका कैपेसिटर की बात है, तो ये जो कैपेसिटर्स हैं ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ये अब यूज नहीं होते। और सिल्वर मीका कैपेसिटर जो है वो यूज होते हैं। और ये प्रिपेयर किस तरह किया जाता है सिल्वर मीका कैपेसिटर, इसमें हम क्या करते हैं, मीका शीट्स होती है हमारे पास, मीका नेचुरल मिनरल्स होते हैं, नेचुरल मिनरल्स को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक शीट बनाते हैं, और उस शीट को मेटल से कोटेड कर देते हैं ऑन बोथ साइड, यानी शीट के दोनों तरफ मेटल की कोटिंग कर देते हैं। और फिर उस शीट को हम क्या करते हैं, असेंबली के अंदर जो है ना, एक असेंबली के अंदर इनकेस कर देते हैं। और वो जो असेंबली होती है वो इपॉक्सी की बनी होती है, इपॉक्सी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, तो वो क्या करता है, बाहर के एनवायरनमेंट से उस मीका शीट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, मीका शीट्स को सैंडविच करते हैं कोटेड विथ मेटल्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों मीका शीट के दोनों तरफ मेटल्स होते हैं, और मेटल्स की दोनों मीका शीट, मेटल कोटेड बोथ मीका शीट्स आर सैंडविच टुगेदर, सैंडविच करते हैं, एंड दे आर इनकेस्ड, दे आर इनक्लोज्ड इन एन इपॉक्सी केसिंग, इपॉक्सी केसिंग में बंद कर देते हैं उसे। मीका कैपेसिटर्स जो हैं, ये हम डिजाइन कॉल्स फॉर स्टेबल रिलायबल एंड कैपेसिटर ऑफ रिलेटिवली स्मॉल, यानी जब हमें देखें हमारे सर्किट में स्टेबिलिटी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट में कैपेसिटेंस रिलायबल हो, या कैपेसिटेंस में कोई ज्यादा वेरिएशन ना आए ड्यूरिंग व्हेन द सर्किट स्टार्ट्स वर्किंग, और इसी तरह कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें बहुत लो वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो फिर हम क्या करते हैं, या यूं कह लो कि बहुत ही छोटा कैपेसिटर हमें लगाना है, तो फिर हम जो है मीका कैपेसिटर्स को यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं साइज में। मीका कैपेसिटर जो है ये लो लॉस कैपेसिटर्स होते हैं, और ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, और ये जो कैपेसिटर हैं ये जो है ये बहुत ही ज्यादा केमिकली स्टेबल होते हैं, केमिकली, इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकली ये स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं ये स्टेबल, क्योंकि इनके अंदर मैंने कहा ना कि मीका की शीट्स होती हैं, और मीका जो है वो नेचुरल मिनरल है, और नेचुरल मिनरल्स किस तरह मिलकर मीका शीट बनाते हैं भाई, नेचुरल मिनरल्स जो है उनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, तो जब आप उन नेचुरल मिनरल्स को मिक्सअप करके शीट बनाते हैं तो अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बॉन्डिंग होती है, और उन मिनरल्स के पार्टिकल के दरमियान में जब इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बॉन्डिंग होती है, तो उसकी वजह से आपके पास जो है ये लेयर जो है मीका शीट्स जो हैं वो क्या होती हैं, मीका शीट्स जो है वो फॉर्म होती हैं। और यही वजह है कि मीका शीट्स जो हैं वो केमिकली, इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली स्टेबल होती है, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बाइंडिंग। ये होता है, दिखने में कुछ इस तरह का होता है मीका कैपेसिटर। ये जो आप येलो कलर की देख रहे हैं ना लेयर, ये है वो इपॉक्सी केसिंग, जो क्या करती है, इसे बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। और ये है इसके अंदर का कह लें कि स्ट्रक्चर, क्या आपके पास देखें ये शीट्स हैं, मीका शीट्स हैं, और ये मीका शीट्स, दो मीका शीट्स आपस में एक दूसरे के साथ सैंडविच हुई हुई है, और इनके दरमियान में जो है हमने डाई इलेक्ट्रिक को क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है। अगर हम मजीद देखें कैपेसिटर्स की टाइप, तो हमारे पास जो थर्ड टाइप है कैपेसिटर की वो है पेपर कैपेसिटर्स। अच्छा, पेपर कैपेसिटर्स की जहां तक कंस्ट्रक्शन का सवाल है, तो पेपर कैपेसिटर में होता क्या है कि हमारे पास जो है दो जो है टिन फॉइल्स होती है, टिन
दो जो है टिन फॉइल शीट होती है, यानी टिन एक मेटल है, टिन फॉइल शीट होती है, ट्रांजिशन मेटल है टिन एक। टिन फॉइल शीट्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम द पेपर और ऑयल्ड पेपर और थिन वैक्स्ड। हमारे पास क्या होता है, एक बहुत ही पतला ऑयल पेपर होता है या बहुत ही पतला पेपर होता है, हम क्या करते हैं उन दो टिन शीट्स के दरमियान में वो पेपर रखते हैं, ऑयल पेपर को रखते हैं और दोनों टिन शीट्स को सेपरेट कर देते हैं। यानी यूं कह लें कि हमने क्या किया, हमने थिन फॉइल्स को और पेपर्स को आपस में सैंडविच कर दिया, यानी दो थिन फॉइल्स के बीच में हमने एक पेपर रख दिया। वो पेपर जो है वो डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे काम करता है। और होता क्या है कि फिर हम इन पेपर्स को जो है वो रोल करते हैं, रोल कर कर एक सिलेंड्रिकल शेप बना देते हैं और उस सिलेंड्रिकल शेप को एक प्लास्टिक के कैप्सूल में, एक प्लास्टिक के कैप्सूल के अंदर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और ये जो आपके पास दो थिन फॉइल्स होती है ना, जो पेपर कैपेसिटर में मौजूद होती है, ये जो है अटैच होती है एक्सटर्नल लोड के साथ। यानी आपने देखा ये जो वायर दो नजर आ रहे हैं डायग्राम में, ये दोनों वायर क्या करते हैं, सर्किट में कनेक्ट हो जाते हैं और ये दोनों वायर जो है इन दोनों फॉइल्स के साथ अटैच हुए हैं, इन दोनों फॉइल्स को टच कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों थिन फॉइल्स हैं ये एक्सटर्नल लोड के साथ अटैच हो गई। और इसकी जो कैपेसिटेंस रेंज है पेपर कैपेसिटर की, वो 0.001 से लेके 2.00 माइक्रोफैरेड तक होती है। और इसका जो वोल्टेज है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, यानी ये बहुत हाई वोल्टेज पे वर्क करता है, जिसका कह लें कि तकरीबन उसकी वैल्यू जो है वो 2000 वोल्ट तक है। अगर हम फोर्थ कैपेसिटर की टाइप की बात करें तो वो है फिल्म कैपेसिटर। अच्छा, फिल्म कैपेसिटर जो है ये ऐसे कैपेसिटर्स होते हैं जो कि बहुत ही थिन प्लास्टिक जो है, बहुत ही थिन प्लास्टिक मटेरियल को यूज करते हैं एज अ डाई इलेक्ट्रिक। दूसरी बात ये कि ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ना, ये प्रिपेयर किए जाते हैं बहुत ही थिन जो है, कह लें कि इलेक्ट्रोड्स या थिन जो है फॉइल्स को लेकर फिर ये जो है कैपेसिटर्स क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। अच्छा, ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ना, फिल्म कैपेसिटर, जब आप इसे मैन्युफैक्चर कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो, इसको मेटलाइज करना पड़ता है आपको। और मेटलाइज जो है वो किस तरह करते हो आप, यानी आपने किस हद तक मेटलाइज करना है अपनी फॉइल्स को, ये डिपेंड करता है कि आपके कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज क्या है। अगर आप अपने कैपेसिटर को क्या करना चाहते हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, अगर आप उससे जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, अपने कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर देते हो और उन इलेक्ट्रोड्स को असेंबल करके एक प्रोटेक्टिव केसिंग के अंदर क्या कर देते हो, बंद कर देते हो। हमारे पास जो है ना फिल्म कैपेसिटर्स की डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है, जैसे कि पॉलिएस्टर कैपेसिटर हो गया, मेटलाइज फिल्म कैपेसिटर हो गया, पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म कैपेसिटर हो गया। अब जो कोर डिफरेंस है इन कैपेसिटर्स टाइप्स के अंदर, वो है बेसिकली उस मटेरियल का डिफरेंस जो हम यूज कर रहे हैं एज डाई इलेक्ट्रिक। क्यों? क्योंकि देखें डाई इलेक्ट्रिक जो है ना वो हमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली और बेसिकली कह लें कि डिपेंड अपॉन द कैपेसिटेंस प्रॉपर्टीज को कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टीज को देखते हुए हमें डाई इलेक्ट्रिक को प्रॉपर्ली चूज करना पड़ता है। जो हमारे पास फर्दर है जो टाइप है कैपेसिटर की, वो है सेरामिक कैपेसिटर। सेरामिक कैपेसिटर्स जो है ना, ये वो कैपेसिटर्स होते हैं जो बेसिकली सेरामिक मटेरियल को यूज करते हैं एज अ डाई इलेक्ट्रिक। अब होता क्या है कि सेरामिक्स में जो आपके पास फर्स्ट मटेरियल होता है, सेरामिक्स जो है वो बेसिकली सबसे पहले मटेरियल है जिन्हें हमने क्या किया, कैपेसिटर्स की प्रोडक्शन में यूज करा एज एन इंसुलेटर। यानी देखे ना, आपके पास जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो इंसुलेटिंग मीडियम होता है, और हमने क्या किया कि हमने सेरामिक कैपेसिटर में सेरामिक को एज अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो डायग्राम में आपको नजर आएगा कि बेसिकली बीच में आपके पास जो है इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के साथ एक वायर कनेक्ट हुआ हुआ है, सही है, और इलेक्ट्रोड के दूसरी तरफ ही आपके पास इलेक्ट्रोड के साथ एक वायर कनेक्ट है, फिर आपके पास जो है सेरामिक की जो है डिस्क है, और सेरामिक की डिस्क के बाद फिर आपके पास जो है वो पीछे एक और इलेक्ट्रोड कनेक्ट है, और आपने क्या किया है, उसको इनक्लोज कर दिया एक प्रोटेक्टिव केसिंग के अंदर। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में आपने क्या किया, सेरामिक डिस्क को यूज करा जो कि वर्क कर रही है या एक्ट कर रही है ऐसा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। सेरामिक कैपेसिटर्स की जो वैल्यूज है वो टिपिकली 1 नैनोफेराड से लेके 1 माइक्रोफेराड तक होती है, और ये वैल्यूज जो है ये 100 माइक्रोफेराड तक जा सकती है। 1 नैनोफेराड का मतलब है 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 फेराड, और इसी तरह आपके पास 1 माइक्रोफेराड जो है इसका मतलब है 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 6। अब अगर हम मजीद कैपेसिटर्स के टॉपिक को डिस्कस करें तो हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू कैपेसिटर, वो है कि भाई कैपेसिटर जो है उनमें चार्जिंग
और डिस्चार्जिंग का अमल किस तरह होता है। देखिए चार्जिंग का मतलब है कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज आ जाएगा तो वो चार्ज हो जाएगा, और अगर कैपेसिटर के अंदर का चार्ज चला जाएगा तो वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किस तरह होती है कैपेसिटर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एक कह लें कि टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है। देखिए हमारे पास जो कैपेसिटर्स जो है ना, कभी भी सर्किट में डायरेक्ट यूज नहीं होते। हमेशा सर्किट्स के अंदर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, एंड द कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर। दैट्स व्हाई द सर्किट्स are called RC circuits because they both use resistance and capacitors, and both resistance and capacitors are connected in series with each other। जैसा कि डायग्राम आप देख रहे हैं, डायग्राम में देखिए आपके पास रेजिस्टर और कैपेसिटर जो है वो क्या हुआ है, दोनों सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपके पास दो जो हैं टर्मिनल्स हैं, एक है टर्मिनल ए और एक है टर्मिनल बी। अब आपने ये चार्जिंग के अमल को देखना है कि किस तरह से होता है। बेसिकली देखें, जब आपका स्विच जो है, स्विच एस जो कि डायग्राम में शो हो रहा है, जब ये टर्मिनल ए को जब ये टर्मिनल ए को टच कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है ना सर्किट कंप्लीट है, और आपका जो वोल्टेज है वो सर्किट में, यानी वोल्टेज वी नॉट जो है वो सर्किट में क्या कर रही है, बैटरी जो है जो इसका वोल्टेज वी नॉट है वो वोल्टेज सर्किट में ड्रॉ हो रहा है, यानी सर्किट जो है, सर्किट में वो वोल्टेज क्या कर रहा है, चार्ज को मूव करवा रहा है। और होगा क्या कि जब वोल्टेज जो है वो सर्किट के अंदर चार्ज को मूव करवाएगा, तो कैपेसिटर क्या करेगा, उस चार्ज को अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देगा, और कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो कैपेसिटेंस की, यानी कैपेसिटेंस की बेस पर चार्ज को क्या करना शुरू कर देगा, कैपेसिटर स्टोर करना शुरू कर देगा, और हम कहेंगे कि भाई हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है। और अगर हम मजीद इसको देखें, स्टडी करें, तो कैपेसिटर जो है ना वो बेसिकली देखो इमीडिएटली कभी भी चार्ज नहीं होगा। कैपेसिटर के अंदर चार्जेस जो होते हैं वो बिल्डअप हो रहे होते हैं, आहिस्ता 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 बिल्डअप हो रहे होते हैं, ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहे होते हैं चार्जेस। और चार्जेस उस वक्त तक बिल्डअप हो रहे होते हैं, यानी उस वक्त तक कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हो रहा होता है जब तक कैपेसिटर में चार्ज अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता। और वो इक्विलिब्रियम वैल्यू जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q नॉट इज इक्वल टू CV नॉट, CV नॉट। अच्छा, बेसिकली जो चार्ज की ग्रोथ होती है ना, वो कह लें कि डिफरेंट होती है विद डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। यानी जैसे अगर हम फिगर बी को देखें, तो फिगर बी जो है वो ग्राफ है जो कि हमें बेसिकली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है। वो ये है कि ग्राफ ये कह रहा है कि भाई आप खुद देखें कि जब टाइम जीरो था तो उस वक्त चार्ज भी जीरो था, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है चार्ज भी बढ़ रहा है, और चार्ज बढ़ बढ़ के अब क्या कर रहा है, चार्ज आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज होकर अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू को अचीव कर रहा है, और वो इक्विलिब्रियम वैल्यू जो है वो शो हो रही है Q नॉट से। तो चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम वैल्यू को अचीव कर रहा है, और अगर हमें चार्ज को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस और वोल्टेज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम बेसिकली देखें, कैपेसिटर जो है ना उसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई कैपेसिटर कितना तेजी से चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है, या कितना स्लो चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है। और ये हर चीज डिपेंड करती है रेजिस्टेंस जो लगी है कैपेसिटर सर्किट के अंदर, जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, और उस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जो कैपेसिटर लगा है, उस रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यूज को जब आप आपस में प्रोडक्ट कर लोगे तो आपके पास एक क्वांटिटी आती है जो कि कहलाती है टाइम कांस्टेंट। इस टाइम कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इस टाइम कांस्टेंट की ये जो वैल्यू होती है, ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बताती है कि आपका कैपेसिटर तेजी से चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, या बहुत ही स्लो चार्ज और डिस्चार्ज होगा। टाइम कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं कि बेसिकली टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जो कैपेसिटर को रिक्वायर्ड होता है टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज, यानी 0.63 टाइम्स जो है इक्विलिब्रियम चार्ज को डिपॉजिट करने में जो टाइम लगेगा, कैपेसिटर जो टाइम लेगा वो टाइम कांस्टेंट कहलाता है। अच्छा, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में हमें एक चीज समझ आती है कि ऐसे कैपेसिटर्स जिनकी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल होती है वो अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू को बहुत जल्दी रीच कर जाते हैं, यानी बहुत तेजी से चार्ज होते हैं। और ऐसे कैपेसिटर्स जिनकी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, सो दोस कैपेसिटर्स टेक्स टाइम टू रीच देयर इक्विलिब्रियम वैल्यू और टू चार्ज। इसी तरह अगर हम फिगर को देखें तो ये जो फिगर है ये अब इसमें देखें, इस फिगर में क्या है, इस फिगर में हमने क्या किया, स्विच को टर्मिनल ए से हटा के हम टर्मिनल बी पे ले गए।
अब आप यहाँ पे क्लियरली ये देख सकते हैं कि जैसे ही हम स्विच को टर्मिनल बी पे लेके गए, तो अब जो बैटरी है वोल्टेज वो बैटरी जो वोल्टेज वी नॉट सप्लाई कर रही है उसका कनेक्शन जो है इस पूरे सर्किट से खत्म हो गया। अब हमारा जो है सर्किट जो है वो क्या है, वो बेसिकली ये सर्किट है जो एरो से शो हो रहा है ना आपके पास, जो कैपेसिटेंस ये जो एरो से शो हो रही है, एरो की डायरेक्शन, अब ये हमारा पूरा एक सर्किट है। तो जैसे ही आपने स्विच एस को टर्मिनल बी पे जो है सेट किया, तो अब क्या होगा, बैटरी तो कट ऑफ हो गई, लेकिन अब कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर हुआ था, अब क्या होगा, कैपेसिटर उस चार्ज को ड्रॉ आउट करना शुरू करेगा। वो चार्ज जो है वो कैपेसिटर से निकल के रेजिस्टेंस में जाएगा, फिर रेजिस्टेंस से निकल के पूरे सर्किट में क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं ये उस वक्त तक होगा, यानी लेफ्ट प्लेट से चार्ज निकल रहा है और राइट प्लेट की तरफ जो है कैपेसिटर की जा रहा है, तो यानी यूं कह लें कि इस सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये उस वक्त तक होगा जब तक चार्ज जो है वो क्या नहीं हो जाता, न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता। दोनों प्लेट पर मौजूद चार्ज जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव से मिलकर जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होगा, ये प्रोसेस उस वक्त तक चलेगा। और आप खुद देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर मौजूद जो चार्ज है उसको क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, उस चार्ज को बाहर निकाल रहा है। तो ये जो है ना, ये प्रोसेस कहलाता है डिस्चार्जिंग प्रोसेस। इसी तरह अगर हम डिस्चार्जिंग भी देखें, तो डिस्चार्जिंग भी कह लें कि फास्ट होगी या स्लो होगी, ये डिपेंड करता है टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पर, जो कि प्रोडक्ट होता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वैल्यू का। अब आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल है, तो आपका जो कैपेसिटर है वो बहुत तेजी से डिस्चार्ज होगा और ग्रेजुअली डिक्रीज होकर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज की जीरो हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू लार्ज है, so those capacitor takes time to discharge or to deposit their charge. सो क्लास बेसिकली जो ऑसिलेटिंग डिस्चार्ज होता है ना कैपेसिटर में, वो किस तरह होता है, या वो उन बेसिकली सर्किट्स में होता है जिनमें कैपेसिटर और इंडक्टर्स दोनों यूज हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों यूज होंगे और कोई ईएमएफ की सोर्स, कोई बैटरी यूज ना हो, तो ऐसे सर्किट्स एलसी सर्किट्स कहलाते हैं। और इन सर्किट्स में हमेशा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो रहा होता है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होता है। यानी इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही होती है। तो बेसिकली जब इनिशियली सर्किट ओपन होता है, तो उस वक्त सर्किट में चार्ज मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट मौजूद होता है। यानी यूं कह लें कि सर्किट में कैपेसिटर लगा होता है और कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस वक्त मैक्सिमम होती है। अब जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, तो कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा। यानी कैपेसिटर सर्किट के अंदर करंट को मूव करवाएगा। आप देख सकते हैं आई नॉट से कैपेसिटर जो है वो सर्किट के अंदर करंट को मूव करवाएगा। और सर्किट क्या करेगा, जब सर्किट के अंदर जब करंट मूव करेगा और वो करंट जब इंडक्टर से पास करेगा, तो वो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा करंट। और जब करंट में मैग्नेटिक फील्ड, जब इंडक्टर में करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है इंडक्टर के अंदर। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी तरह आप फिगर बी में देखेंगे, जब कैपेसिटर जो है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो रहा है, तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रही है और आपका करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पर है अपनी, जो कि है आई नॉट। तो जैसे ही करंट, अब क्या होता है, जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाता है, तो करंट कंटिन्यू टू ट्रांसपोर्ट चार्ज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। तो फिर करंट क्या करता है, कंटिन्यूअसली कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान में चार्ज को क्या करता है, बेसिकली कह लो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और कैपेसिटर को रिचार्ज कर रहा होता है। और इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर इस चेंज इन करंट को जो है वो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, जो इंडक्टर के अंदर से फ्लो कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है इंडक्टर के अंदर से, इंडक्टर उस करंट को क्या करता है, रेजिस्ट, चेंज इन करंट को रेजिस्ट कर रहा होता है। और ये लेकिन करंट जो है वो फिर भी कंटिन्यू होता है, कि वो फ्लो करता रहता है करंट। तो ये जो कंटिन्यूड करंट है, ये क्या करता है, ये कैपेसिटर को चार्ज करता है विद अपोजिट पोलैरिटी। जैसा कि आप फिगर सी में देख सकते हैं कि आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया विद अपोजिट पोलैरिटी। आपका बेसिकली कह लें कि फिगर ए और फिगर सी में डिफरेंस क्या है, कि फिगर ए में जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है और फिगर सी में जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो आपका कैपेसिटर जो है वो अपोजिट पोलैरिटी के जरिए क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैपेसिटर की वो अगेन क्या हो गई, अब इंक्रीज हो गई और इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गई। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वापस इंडक्टर से
जो है चेंज इंडक्टर से निकलकर इंडक्टर डिस्चार्ज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर से खत्म हो रही है और कैपेसिटर में जो है इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब आपका कैपेसिटर अगेन जो है वो फुली चार्ज हो जाएगा तो दोबारा कैपेसिटर फिर क्या करेगा, इस साइकिल को कंटिन्यू करेगा और अपने चार्ज को डिस्चार्ज करेगा, यानी करंट मूव करेगा और वो करंट इंडक्टर में जाएगा मूव करके, और इंडक्टर उस फ्लो ऑफ करंट या चेंज इन करंट की वजह से क्या कर रहा होगा, अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह का आपके पास चार्ज और करंट का क्या होता है, ग्राफ होता है। देखिए जब आपके पास जो है चार्ज जो है, जब आपके पास, आप खुद देख सकते हैं फिगर ए में, जब करंट जीरो था तो चार्ज मैक्सिमम था। जब आपके पास कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो करंट फ्लो होना शुरू हुआ सर्किट से, और वो करंट जब इंडक्टर में पास हुआ तो उसने इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया। तो आप खुद देख सकते हैं कि इंडक्टर में करंट क्या हो गया था, फिगर बी में मैक्सिमम हो गया था। तो आप देखें इंडक्टर में करंट मैक्सिमम है, लेकिन पोलैरिटी जो है वो थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसीलिए हमने उसको डायरेक्शन अपोजिट रखी है उसकी। लेकिन चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि कैपेसिटर ने सारा चार्ज लूज कर दिया। फिर अगेन जो है कैपेसिटर अगेन जो है, मैंने आपको बताया ना कि इंडक्टर क्या करता है, चेंज इन करंट को रेजिस्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से कैपेसिटर दोबारा रिचार्ज हो रहा होता है और कैपेसिटर चार्ज हो जाता है विद अपोजिट पोलैरिटी। तो दोबारा आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर जो है उसमें जो है करंट जीरो हो गया और चार्ज जो है वो मैक्सिमम हो गया। फिर दोबारा जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो चार्ज जीरो हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है, चल रही है। अब आप इसको देख सकते हैं, आप इस साइकिल को कंसीडर कर सकते हैं एज अ वाइब्रेशन, इसीलिए हम कह रहे हैं ये इटसेल्फ जो है वो मूव कर रही है साइकिल। तो ये एक तरह की वाइब्रेशन हो गई ना, ये कि पहले वो अपनी इनिशियल स्टेट पे था, फिर फाइनल पे गया, चार्ज हो गया, फिर दोबारा डिस्चार्ज होकर इनिशियल स्टेट पे आया, फिर दोबारा चार्ज होकर फाइनल स्टेट पे चला गया। तो बेसिकली जो है ये एक तरह की साइकिल चल रही है, तो इसको हम, ये एक तरह की वाइब्रेशन है, तो इसे हम कहते हैं ऑसिलेटिंग डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर। सो स्टूडेंट्स, यहां पर जो है हमारा बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक कंप्लीटली कवर हो गया है। सो मैं जो हूं आप सबको, मतलब आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि बेसिकली मुझे सुनने के लिए, एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्यूरीज देन कमेंट मी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर क्यूरीज, एंड सो गॉड ब्लेस ऑल, एंड इंशाल्लाह I will share my next video with you, especially medical physics students, and thank you once again students. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.